दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1 मार्च के सभी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। के बाद रियल क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे वही क्वेश्चंस हम लेकर के आपके सामने आए हैं। इससे पहले कि आप ये क्वेश्चन पूछें कि इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं हो रहे थे, यानी कि 22 तारीख के बाद से ही वीडियोस आपको एग्जाम एनालिसिस के नहीं मिल रहे थे, तो इसका कारण एक था कि इतने दिनों में एग्जाम ही नहीं हो रहे थे। यानी कि 22 तारीख के बाद से 23 से लेके 28 तारीख तक एग्जाम नहीं हुए हैं। अगर आपने कहीं से वीडियोस देखे हैं तो वो फेक वीडियोस हैं, वो रियल वीडियोस नहीं हैं, और उस दिन कोई एग्जाम नहीं हुआ था, इसीलिए आप समझ सकते हैं इस बात को। आज उसके बाद एग्जाम हुआ और अब से लेके आपको लगातार एग्जाम चलेगा, तो ये सब जो भी एग्जाम होगा हम तीनों शिफ्ट के वीडियो कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही एग्जाम एनालिसिस आप वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, और उसके बाद बेल वाली घंटी को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि हम आपको बताते हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी फर्स्ट शिफ्ट हिंदी और जीके के प्रश्न। तो यहाँ सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। पूछा गया था सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो बहुत सारे इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। स्वर्ण होता है, कनक भी होता है, कंचन होता है, कुंदन भी होता है, और हटक भी होता है। कनक के बारे में आपने सुना होगा। कनक का 3 अर्थ होता है। एक इसका धतुरा होता है, एक इसका सोना होता है, और एक इसका मतलब गेहूं भी होता है। तो ये सब चीजें आप याद रखें। आगे देखते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। एक शब्द पे भी हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है एक शब्दों में तो आप वो वीडियो देख लें। लंबा वीडियो है, 2 घंटे का वीडियो है, लेकिन उसे देखने के बाद आप एग्जाम में पूछे जाने वाले 2-3 मार्क्स जरूर श्योर कर लेंगे। जितने भी पूछे जा रहे हैं वो आपको श्योर हो जाएगा। इसका हो जाता है अजय। अगला देखेंगे, जिसे भुलाया ना जा सके। इसका अभी मुझे शब्द याद नहीं आ रहे हैं कि जिसे भुलाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं। अगर आपको इसका अर्थ पता है, या फिर ऑप्शन में देख के अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको इसका आंसर पता है, क्योंकि ऑप्शन देखने के बाद बहुत सारी चीजें याद आती हैं। तो अगर आपको इसका पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, फूंक फूंक कर चलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। फूंक फूंक कर चलना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ज्यादा सावधानी बरतना। एक और क्वेश्चन आता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यानी कि हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। यानी कि एक बार धोखा खा गया मनुष्य, वो अगली बार से जरूरत से ज्यादा सावधान हो जाता है। उसका अर्थ ये होता है। और यहाँ पर यह है फूंक फूंक कर चलना, जिसका अर्थ है बहुत ज्यादा सावधानी बरतना। आगे देखते हैं, जान हथेली पर रखना, जैसे प्राण की परवाह ना करना। जैसे अभी हमारे जो पायलट हैं अभिनंदन, उन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के देश का नाम लेके पाकिस्तान में इन कर गए थे वो, और उनके फाइटर प्लेन जो उसका F-16 फाइटर प्लेन आया था, उसे मारने के दौरान वो पाकिस्तान में गिर गए थे। तो ये आपको पता ही होगा। तो उन्होंने अपनी प्राण की परवाह नहीं की, यानी कि उन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के गए हुए थे। तो ये सब चीजें याद रखें। डेली यूज में भी अगर इसे यूज करेंगे डेली लाइफ में तो आपको ज्यादा आसानी से यूज होगा। ये सब याद रखें। या फिर आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो भी डिफेंस लाइन ज्वाइन करते हैं वो जान हथेली पर लिए घूमते हैं। जैसे हमारे 44 जवान ने अपनी प्राणों की परवाह नहीं की, तो उनके नाम पे एक बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। और आज का दिन भी बहुत शुभ है, क्योंकि आज हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन है वो भारत आ रहे हैं। तो आप सबको इसके लिए शुभकामनाएं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम, सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो विशेष होता है। सामान्य का क्या होगा? विशेष। और श्रद्धालु का वर्तनी पूछा गया था। भी पूछा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही आसान वाले पूछ लिए जा रहे हैं। उसके अलावा गद्यांश से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और मैंने आपको ऊपर बताया ही पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक
अनेकार्थक शब्द का पर्यायवाची शब्द, फिर उसके बाद आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्तनी और अशुद्ध वाक्य, ये सब पूछे जा रहे हैं। तो इन सब के लिए हम आपको सेट प्रैक्टिस लाते हैं हिंदी का 50 क्वेश्चन के, फिर 25 क्वेश्चन के भी। तो आप ये सब जरूर देखें, निश्चय ही आपको इन सब से फायदा होगा। अब हम जीके जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। तो जीके का प्रश्न है, किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2018 में। तो ये थी महिला क्रिकेटर थी, ये स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना, और स्मृति मंधाना को आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2018 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिलाओं का घोषित किया गया, महिलाओं का क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया है। और ये वर्ष तो जो क्रिकेट जगत में भारत का ही वर्ष रहा है, वर्ष 2018, क्योंकि जितने भी अवार्ड हुए हैं लगभग सभी भारत ने जीते हैं। विराट कोहली ने जो क्रिकेट पुरस्कार होते हैं उसके 3 सबसे बड़े पुरस्कार जीत के इतिहास रच दिया, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। इसके अलावा वो वनडे कैप्टन, टेस्ट कैप्टन भी बने। तो ये कीर्तिमान रच दिया, ऐसा करने वाले पहले वो व्यक्ति बन गए क्रिकेट के में। उसके अलावा भारत रैंक 1 पे भी टेस्ट में काबिज है, काफ़ी समय से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है हमने। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बीजिंग में होगा। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक जो है ये बीजिंग में होगा, चाइना में होगा। और इससे पहले 2020 में एक ओलंपिक होगा जिसे हम समर ओलंपिक कहते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहते हैं, या फिर कभी कभी सिर्फ ओलंपिक भी कह देते हैं। तो ये होगा कहाँ पे? टोक्यो में, टोक्यो जापान में होगा। नेक्स्ट इसी में देखते हैं, आपको थोड़ी बात बता दूं कि शीतकालीन ओलंपिक जो है ये 1924 में शुरू हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में हुई थी और पहली बार यह फ्रांस में होस्ट किया गया था। फ्रांस ने इसे होस्ट किया था। पिछला यानी कि वर्ष 2018 में जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था वह प्योंगयांग में हुआ था। यह भी आप याद रखें, साउथ कोरिया में। इसके अलावा 2022 में एशियन गेम्स भी होने वाले हैं, और उसके अलावा आपको 2022 में ही राष्ट्रमंडल खेल भी होने वाले हैं। तो एशियन गेम्स कहाँ पे होंगे ये आप कमेंट करके बताएं, और राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड में होंगे ये मैं आपको बता देता हूं। तो एशियन गेम्स वर्ष 2022 का कहाँ पे होगा ये आपको बताना है। बहुत बार अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं तो बहुत बार इस चीज को हमने बताया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कन्नौज किस राज्य की राजधानी थी? किस राजा की राजधानी थी? तो ये राजा थे हर्षवर्धन, जो कि बहुत ही महान सम्राट हुए थे। इसने पंजाब को छोड़कर उत्तर भारत के सभी राज्यों को जीत लिया था। पंजाब को छोड़कर उत्तर भारत के सभी राज्यों को जीत लिया था। आंध्र प्रदेश में इसका रथ पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था, और उसके बाद ये इधर ही दक्षिण की तरफ नहीं गए थे, आंध्र प्रदेश की ओर नहीं गए थे। उसके अलावा इसने उत्तर भारत में सभी राज्यों में जीत दर्ज की थी। पुष्यभूति वंश का ये राजा था, ये भी आप याद रखें। प्रभाकर वर्धन इसके पिता थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। और उसके बाद आपको बता दूं कि ये जो है कावेरी एक नदी है, ये भी है जिसे दक्षिणी गंगा के नाम से हम जानते हैं, और इसे हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ये सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी भी है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी ही है। ये गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी है भारत की। अगर पूरे भारत में देखें तो दूसरी सबसे बड़ी नदी भारत की है। चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? सबसे ऊंचा दर्रा भारत में कौन सा है? तो ये काराकोरम दर्रा है। भारत में सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई 5540 मीटर है। इसके अलावा कुछ और दर्रे जम्मू कश्मीर के हैं जो मैं आपको बता देता हूं, शायद आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पे आपको जो जिला दर्रा भी है जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा भी है जम्मू कश्मीर में। याद रखें, एग्जाम में हो सकता है आ जाए। अगला क्वेश्चन है, 2019 तक भारत में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि अभी वर्तमान में भारत में कुल कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में? तो अभी कुल 395 अनुच्छेद हैं, और इसके अलावा भाग पूछ लिया जाता है तो भाग हैं कुल 22, और अनुसूची भी पूछ ली जाती है तो वो है अभी 12।
शुरुआत में अनुसूचियां जो हैं वो 8 थीं और अभी बढ़ते बढ़ते ये 12 हो गई है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है कि संविधान बनाने में हमें कितना समय लगा था। तो संविधान बनाने में हमें कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन का टोटल समय लगा था इसमें। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है तो क्यूबा की राजधानी क्या होगी? फ्रांस की राजधानी पेरिस है तो क्यूबा की राजधानी क्या होगी? इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था पजल करने के लिए। तो ये इजी क्वेश्चन था। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा की राजधानी कहाँ क्या है? हवाना है। आगे देखेंगे, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह विटामिन B2 का है। विटामिन B2 का है। बी के कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं तो उनके मैं आपको नाम बता देता हूं। हो सकता है आपके आने वाले परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए। तो बी में सबसे पहले B1 आता है जिसे हम थायमीन कहते हैं, थायामीन कहते हैं B1 को। B3, B2 तो राइबोफ्लेविन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। B3 जो है इसे नियासिन कहा जाता है। B3 को नियासिन कहा जाता है। उसके बाद आता है B5 जिसे हम पेंटासिन कहते हैं, पेंटाथिन कहते हैं। उसके बाद B6 आता है जिसे हम पैराडॉक्सिन कहते हैं। B6 को पैराडॉक्सिन। B7 को हम बायोटीन कहते हैं, बायोटीन। B7 को बायोटीन कहते हैं। नोट करते चलें। B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, B9 को फॉलिक एसिड। और उसके बाद एक आता है B12, B12 जिसे हम साइनोकोबालामीन कहते हैं, साइनोकोबालामीन। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। बी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आगे देखते हैं, घोड़ा गाड़ी को खींचता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? घोड़ा जो गाड़ी को खींचता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह घोड़ा न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करता है। न्यूटन ने हमें गति के 3 नियम दे रखे हैं जो कि तीसरा ये एक एग्जाम्पल है, घोड़ा गाड़ी को खींचता है। तो गति के 3 नियम है। कौन कौन नियम है मैं आपको एक बार समझा देता हूं। तो पहला नियम है जो गति का है उसे हम बल का नियम या फिर जड़त्व का नियम कहते हैं। ये गैलीलियो ने भी दिया था और न्यूटन ने भी ये दिया हुआ था। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर में ही रहेगी, और यदि कोई धातु गति अवस्था में है, कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई तीसरा बाह्य बल, दूसरा बाह्य बल उस पर ना लगे। जैसे बल, जो बॉल होती है क्रिकेट बॉल, वो जमीन पे जाते रहती है तो उस पर घर्षण का बल कार्य करता है, इसी कारण से वो रुक जाती है, नहीं तो वो कभी रुकेगी ही नहीं। न्यूटन का जो दूसरा नियम है यह बल का व्यंजक बताता है, बल की परिभाषा बताता है, बल की परिभाषा बताता है। और तीसरा नियम जो है यह क्या है कि हर एक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, हर एक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि आप जब कभी गोली चलाते हैं तो वो पीछे की ओर झटका देता है, या फिर हम जो तीर कमान खींचते हैं तो हम पीछे खींच के छोड़ते हैं और वो आगे भाग जाता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू किससे फैलता है, कैसे फैलता है स्वाइन फ्लू? तो यह फैलता है, ये यहाँ पे स्वाइन फ्लू ही लिख दिया गया है, ये सुअर से फैलने वाला बीमारी है, पिग से। इसके अलावा एक बर्ड फ्लू भी है, तो ये सब याद रखें आप। इसका जो वायरस होता है वो H1N1 होता है। वायरस इसमें H1N1 वायरस काम करता है, ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अभी तो कुछ समय पहले भारत में काफी जोर से ये स्वाइन फ्लू फैला हुआ था, ठीक है। H1N6 ये शायद बर्ड फ्लू का है, बर्ड फ्लू भी एक होता है। तो ये यहाँ पे H1N5 है, सॉरी H1N6 मैंने आपको कह दिया था, H1N5 है बर्ड फ्लू। और स्वाइन फ्लू दोनों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, आपसे पूछ लिया था। बर्ड फ्लू तो मुर्गा और बर्ड से होता है और स्वाइन फ्लू सुअर से होता है। स्वाइन फ्लू का जो वायरस है H1N1 है, बर्ड फ्लू का वायरस H1N5 है, याद रखेंगे H1N5। अगला है, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, तो इसके ट्विंकल खन्ना है। ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार की पत्नी। ये काफी एक फनी बुक है, मिमिक्री बुक है, मिमिक्री नहीं फनी बुक है, कॉमेडी बुक है। इन्होंने एक मिसेज फनी बोन्स के नाम से भी एक पुस्तक लिखी हुई है, वो भी ये किताब लॉन्च हो चुकी है। और ये भी द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद ये भी लॉन्च हो चुकी है। तो ये सब याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। आगे देखते हैं, पानी फाउंडेशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? पानी फाउंडेशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आमिर खान के द्वारा शुरू किया गया था। ये यहाँ पे कुछ गलत सा लिखा दिया था। पानी फाउंडेशन
ये आमिर खान और किरण राव, इनकी जो पत्नी है, इन दोनों ने मिलकर शुरू किया था पानी फाउंडेशन वर्ष 2017 में। इनका पहले एक आमिर खान का एक प्रोग्राम आता था सत्यमेव जयते, आपने देखा होगा, सुना होगा। तो उसी के बाद इन्होंने ये पानी फाउंडेशन शुरू किया था और खास करके ये उन क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया था जो सूखाग्रस्त है, जहाँ पर हर वर्ष सूखा पड़ जाता है, तो वहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए इन्होंने ये पानी फाउंडेशन शुरू किया था। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष शुरू किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह 1986 में शुरू किया गया था, दिसंबर माह में 1986 में ये शुरू किया गया था। इसमें क्या है कि हम और आप जो लास्ट यूजर होते हैं, एंड यूजर होते हैं, जो कोई सामान खरीदते हैं, तो अगर आपको उस सामान में कोई शिकायत होती है तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कंज्यूमर कोर्ट में अपील कर सकते हैं और आपकी बात सुनी जाएगी। और इसके तहत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, आपको किसी बड़े वकील की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आप एक सीधे पेपर पे या तो फॉर्म फिलअप कर दें या फिर सीधे पेपर पे भी आप अपील कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ खाने से, कुछ यूज करने से आपको रिएक्शन हो जा रहा है, जैसा कि आप उसने बताया, फिर भी आप उसे यूज करते हैं तो आपको रिएक्शन हो जा रहा है, तो आप अपील कर सकते हैं उस कोर्ट में कि इसको खाने पे मुझे ये नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई की जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप कंप्लेन, जैसे अभी आपने कुछ समय पहले देखा ही होगा कि मैगी बंद हो गया था, तो ये इसी के थ्रू किया गया था। कि तब समय ना व्यतीत करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। अगर हम ऐसे ही कुछ अन्य देशों की बात करें जिनके राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ लिया जा सकते हैं, तो अभी सबसे चर्चा में है पाकिस्तान। तो हो सकता है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ लिया जाए। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भूटान का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। और वहीं हम मलेशिया की बात करें तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाता है तो यहाँ का कबड्डी है। और आपसे श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल तो पूछा ही जा चुका है, जो कि क्या है, वॉलीबॉल है। आपके एग्जाम में ये पूछा भी गया है। अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड की लड़ाई है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड की लड़ाई है, जो सांडों को लड़वाते हैं वो। और यूएसए यानी कि अमेरिका की जो राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है, बेसबॉल। फिर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। और हम अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की, तो इन दोनों के का ही राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। दोनों का ही राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। रूस की बात करें तो रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है ये आप सभी को पता ही है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांगली कहाँ का नृत्य है? कांगली कहाँ का नृत्य है? तो ये नृत्य के बारे में मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ का नृत्य है। अगर आपको पता है तो आप जरूर इसका आंसर करें। नेक्स्ट है, जीवित जड़ सेतु किस राज्य में है? तो ये मेघालय राज्य में है। मेघालय राज्य में है। और ये जीवित जड़ सेतु क्या होता है? तो जब किसी पेड़ के जड़ निकलते हैं और उस जड़ को नदी के आर पार कर दिया जाता है और इस तरह से बांध दिया जाता है कि वो एक पुल के जैसा बन जाता है, सेतु की तरह बन जाता है, तो उसे जीवित जड़ सेतु कहते हैं। ये मेघालय राज्य में है। मेघालय के दक्षिणी भाग में है। दक्षिणी भाग में है। ये 50 मीटर तक चौड़ा है, सॉरी चौड़ा नहीं, लंबा है। 50 मीटर तक लंबा है और इसकी क्षमता 500 लोगों को उठा लेने की है। ये जैसे जैसे समय व्यतीत होता है अन्य पुल के मुकाबले ये मजबूत होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे जड़ इसका बड़ा होते चलता है ये मजबूत होते जाता है। और इसकी लाइफ जो है वो अप्रोक्स 500 साल बताई जाती है, जो कि संसार के किसी भी बड़े बड़े जो ब्रिज बनते हैं उन सब से बहुत ज़्यादा है। ये आपको पता ही होगा। चलिए देखते हैं आगे हम अगला प्रश्न। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये वोल्गा है। वोल्गा के बाद एक डैन्यूब नदी आती है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डैन्यूब। वहीं अगर हम विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। और अगर हम चौड़ी नदी की बात करें तो अमेजन है, जो कि दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये दक्षिणी अमेरिका में बहती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहीं पे हमने 3 महाद्वीपों के सबसे लंबी नदियां देख ली। यूरोप की वोल्गा है, अफ्रीका की है नील नदी और दक्षिण अमेरिका की है अमेजन नदी।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ये जो वोल्गा नदी है ये रूस की सबसे महत्वपूर्ण भी नदियों में से एक है, क्योंकि रूस के 50% से ज़्यादा शहर जो हैं ये इसी वोल्गा नदी के किनारे में बसे हुए हैं। इवन रूस का जो मॉस्को कैपिटल है, यानी कि उसका जो राजधानी है मॉस्को, वो भी इसी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आपको जानकारी रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये जो है नया EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको 10% आरक्षण देने से है। अभी जो रेलवे का जो फॉर्म आया है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% के आरक्षण की बात कही गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य विदेशी स्रोत भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया है हमने, संविधान की सर्वोच्चता भी लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया है, उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको भी जो हम लगाते हैं ये यहीं से लिया गया है। इनको भी स्थापना जो हम करते हैं इसकी यहीं से लिया गया है। वित्तीय आपात जो हम लगाते हैं जो कि धारा 360 के तहत है, वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो भी अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से बात करें तो ये द्विसदनात्मक जो हमारा संसद है, राज्यसभा और लोकसभा, ये यहीं से लिया गया है। एकल नागरिकता और कानून बनाने की प्रक्रिया, ये दोनों ब्रिटेन से लिया गया है। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची लिया है। जर्मनी से आपातकाल लिया है हमने, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया है। उसके अलावा रूस से मौलिक कर्तव्य और जापान से अनुच्छेद के बारे में हमने लिया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इसके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इस पे एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि अन्य सभी देशों से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं आगे कि अंडे की पीली वाली जर्दी में कौन सी विटामिन होती है। अंडे की पीली वाली जर्दी में कौन सी विटामिन होती है? तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि अंडे की पीली वाली जर्दी में सभी विटामिन होता है, लगभग के लगभग सभी विटामिन होती है, क्योंकि ये जो है पीला वाला जो पार्ट होता है ये भ्रूण होता है, जो बाद में एक शरीर के रूप में एक पक्षी के जो शरीर बनता है वो पीले वाले भाग से ही बनता है। तो इसमें लगभग सभी विटामिन होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो 60% होता है विटामिन B5, विटामिन B5। उसके बाद अप्रॉक्स 30% के आसपास विटामिन ए भी इसमें होता है, विटामिन ए भी इसमें होता है। तो ये सब बातें आपको पता होंगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, अम्ल होते हैं, विटामिन होती है, प्रोटीन होते हैं, वसा और विटामिन डी की मात्रा भी इसमें होती है। तो ये सब चीज़ें इसमें भरपूर मात्रा में होती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है, बहुत ही ज़्यादा बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बैंक्स के क्वेश्चन, बैंक्स के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो या फिर रेलवेज के एग्जाम हो, ये क्वेश्चन रिपीटेडली बहुत बार पूछा जाता है, तो इसीलिए इसे आप जरूर याद रख लें। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाते हैं? तो इस एग्जाम में आपसे 2 दिवस पूछ लिए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे कि महात्मा गांधी ने नमक के लिए दांडी यात्रा में कितने किलोमीटर की यात्रा की थी? महात्मा गांधी ने नमक के लिए दांडी यात्रा में कितने किलोमीटर की यात्रा की थी? तो इन्होंने 385 किलोमीटर की यात्रा की थी। इन्होंने 385 किलोमीटर की यात्रा की थी। दांडी यात्रा हुई कब थी? तो यह सन 1930 में हुआ था, सन 1930 में। और इसमें गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक पैदल चल के गए थे।
और बहुत से लोग इनके साथ में थे। इनके ऊपर लाठियां लगातार बरसाई जा रही थी। भले ही गांधी जी को एक भी लाठी ना पड़ी हो, लेकिन इनके आसपास इनके कार्यकर्ता जो थे उन पे बहुत सारी लाठियां बरसाई गई थी। लेकिन इन्होंने वहां पहुंच के नमक बनाया और नमक विरोधी कानून को भंग किया। इन्हें दांडी यात्रा, नमक यात्रा, बहुत सारे नाम से इस यात्रा को जाना जाता है। और इन्होंने जो नमक बनाने पे, नमक पे बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया था, तो उसे इन्होंने तोड़ा इसे बना के। और ये इसके अलावा जब ये हुआ था 1930 में, तो इसके बाद बहुत सारे नेताओं पे केस भी दर्ज हो गया था और उन्हें उन पे केस भी चल रहा था, जो कि 1 साल तक कंटिन्यू चला। और बाद में गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, उसमें इन सभी केस को हटा दिया गया था। आई होप आपको इससे इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। आगे देखते हैं हम कि जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह 1957 में लागू किया था, 26 जनवरी को। 1957 में 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का संविधान अलग है सभी राज्यों से, क्योंकि पूरे राज्य में एक संविधान लगता है और जम्मू कश्मीर में अलग संविधान लगाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी, तो 31 अक्टूबर 1951 को जो जम्मू कश्मीर के संविधान सभा की बैठक हुई थी, और यह बैठक 5 वर्ष तक चली थी। यह बैठक 5 वर्षों तक हुई थी। 5 साल समय लग गए थे जम्मू कश्मीर के संविधान को बनाने में। उसके बाद जाके जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को आया और प्रभाव में लाया गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं, इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक कौन है। इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक कौन है? तो इनके बहुत सारे संस्थापक थे, सह संस्थापक। तो मैं सभी के नाम बता देता हूं। आपको तो एग्जाम में एक या दो ही पूछा गया होगा, जहां तक उम्मीद है आपसे। नंदन नीलेकनी और NR नारायण मूर्ति, यही आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। लेकिन ये अधूरा सच है, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो इनके सह संस्थापक थे। तो सभी के नाम आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। नंदन नीलेकनी थे, NR नारायण मूर्ति थे, S गोपाल कृष्णन थे, SD शिबू लाल थे, NS राघवन, K दिनेश और अशोक अरोड़ा। ये सभी लोग अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इन 8 लोगों ने मिलके इन्फोसिस कंपनी खड़ी की थी। अगर हम इन्फोसिस कंपनी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 7 जुलाई 1981 को हुई थी। 7 जुलाई 1981 को इसकी स्थापना करी गई थी। यहाँ पे समाप्त होते हैं दोस्तों जीके के प्रश्न। अब हम देखेंगे कुछ हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए थे। तो हिंदी का प्रश्न है, आभूषण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आभूषण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ये होता है अलंकार, गहना, जेवर, भूषण, विभूषण। तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं आभूषण के। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्रुटि का विलोम शब्द क्या होगा? त्रुटि का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द होता है अत्रुटि। त्रुटि का विलोम शब्द अत्रुटि होता है। आगे हम देखेंगे हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? हर्ष का विलोम शब्द शोक होता है। शोक, हर्ष का विलोम शब्द होता है शोक। नेक्स्ट देखते हैं बहुज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? बहुज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द होता है अल्पज्ञ। बहुज्ञ का विलोम शब्द अल्पज्ञ होता है। आगे देखेंगे हम बाएं हाथ का काम होना। बाएं हाथ का काम होना एक मुहावरा पूछा गया था, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही आसान काम, बहुत ही आसान होना, बहुत ही आसान काम होना। जैसे हम कहते हैं कि छक्के मारना तो गेल के बाएं हाथ का काम है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। शतक लगाना तो विराट कोहली के बाएं हाथ का काम है, तो वो बहुत ही आसान काम है। आगे देखेंगे अतिथि गृह की शुद्धि व शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। तो अतिथि गृह शुद्ध ही लिखा हुआ, जिसे मैंने फिर से लिख के आपको बता दिया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन। मुझे पता नहीं है, अगर आपको और भी क्वेश्चन है, जो जितने क्वेश्चन मैंने जीके में लिए हैं, और ये तो आखिरी क्वेश्चन था, इसके अलावा आपको हिंदी के और भी क्वेश्चन पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि और कौन कौन। जब आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो उन क्वेश्चन को मैं दूसरे किसी वीडियो में, जब मैं कंबाइंड वीडियोस बनाता हूं आपके लिए, पिछले 5 दिन के, 7 दिन के, या फिर सभी के कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें उन वीडियोस को ले लूँगा, जिससे कि आपको निश्चय ही फ़ायदा होगा आने वाली परीक्षाओं में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अपने इस
चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।